वेलकम 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 बैक एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत यानी कि गोल्डन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 आप लोगों ने आई होप देख लिया होगा, पिछली वीडियो थी, बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी। और उसके क्वेश्चन और प्लस इसके क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो मतलब आप बहुत अच्छे नंबर अपने एग्ज़ाम के अंदर जो है स्कोर कर सकते हो। तो लेट्स गो, फिर स्टार्ट करते हैं। 29 नवंबर अंत पर वार करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नज़रों के सामने है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम क्या है, यानी कि व्हाट इज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। तो 1919 का अधिनियम जिसने प्रांतों में द्विवेद और शासन लागू किया था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों के बारे में लिखिए। तो ये मतलब प्रश्न भी आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, क्योंकि गांधी जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी वगैरह के बारे में जितने भी जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर बात की जाए इसका आंसर की, तो चंपारण सत्याग्रह हो गया, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मील हड़ताल गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन थे, यानी कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वर हिज अर्ली मूवमेंट्स। एंड इस चीज़ के बारे में आप लोगों ने अपनी क्लास 10th के अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियों के नाम लिखो, यानी कि राइट द नेम्स ऑफ मेजर कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो इसका आंसर है प्रारूप समिति, संचालन समिति और ध्वज समिति। फिर अपने पास क्वेश्चन आता है मोपला विद्रोह के बारे में लिखो। तो 1921 में केरल के मुस्लिम किसानों द्वारा अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध जो विद्रोह था, उसको आप मोपला विद्रोह के नाम से जानते हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में लिखो। तो इसका मतलब आप लिखने में तो वैसे बहुत ज़्यादा उस्ताद हो ही हो, तो हिंदी में आप आंसर लिख सकते हो कि क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश शासन का अंत कराना था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राष्ट्रपति बिस्मिल आदि प्रमुख क्रांतिकारी थे। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA जैसी संस्थाएं बनी थी। इस आंदोलन में युवाओं में देशभक्ति की भावना को बढ़ाया गया था। ठीक है ना, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हो। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की धन निकासी के आर्थिक प्रभावों के बारे में लिखिए, यानी कि राइट अबाउट द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मनी विड्रॉल। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, जैसे कि मुद्रा का प्रवाह कम हो जाता है, व्यापार घटता है, कीमतों में गिरावट आती है, बेरोजगारी बढ़ती है, निवेश कम हो जाता है। ब्रिटिश शासन के समय धन विदेश भेजने से भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हुई थी। ये तो आपका मेजर पॉइंट है ही है। एंड यहाँ पे इंग्लिश के अंदर भी लिखा हुआ है, यानी कि मनी विड्रॉल रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ करेंसी इन मार्केट लीडिंग टू डिक्लाइन इन ट्रेड, फॉल इन प्राइस, राइज इन एम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट। ये मतलब जो भी है आप पढ़ सकते हो। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में लिखिए, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 के अंदर था, उसके बारे में आपको लिखना है। यह भारत में ब्रिटिश प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का पहला कदम था। गवर्नर जनरल इसके अंदर बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है कोलकाता के अंदर की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा था। ये इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हो। एंड ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं, इनकी PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको लिंक मिल जाएगी इनकी, ये जो भी नोट्स हैं इनकी PDF की। फिर अपन बात करते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सुभाष चंद्र बोस के मुख्य कार्य लिखिए, यानी कि राइट द मेन वर्क्स सुभाष चंद्र बोस। तो आज़ाद हिंद फौज का इन्होंने गठन किया था। INA का, जय हिंद का इन्होंने नारा दिया था। रेडियो पर आज़ादी की पुकार इन्होंने कुछ मतलब अभियान वगैरह कुछ चलाया होगा। और पूर्वी एशिया में स्वतंत्रता अभियान इन्होंने चलाए थे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट आर्मी एंड पॉपुलराइज स्लोगन जय हिंद, आज़ादी की पुकार एंड फ्रीडम स्ट्रगल इन ईस्ट एशिया। ब्रिटिश काल की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में लिखिए। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने की पूरी संभावना। 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू किया गया था। जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया, किसानों पर कर भार बढ़ा, गरीबी और शोषण बढ़ा। फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचारों पर प्रकाश डालो। ये क्वेश्चन शायद अपने पिछली क्लास के अंदर किया था, जितना मेरे को याद आ रहा है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने लायक है पेपर के अंदर। ठीक है, इसका आंसर आप देख सकते हो कि नेहरू का मानना था कि लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रता, समान अधिकार होना चाहिए, चुनाव प्रणाली और सामाजिक न्याय होना अनिवार्य है। मतलब ये चीज़ जो है ना लोकतंत्र के अंदर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ है तभी वो देश मतलब लोकतंत्र कहलाने लायक है। इंग्लिश के अंदर देखो तो नेहरू बिलीव डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर सिविल लिबर्टीज, इक्वल राइट्स एंड इलेक्ट्रल सिस्टम एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, ये चीज़ मतलब बहुत पढ़ सकते हो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे, यानी कि व्हाट वर द इनिशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका आंसर है देखो, भारतीयों में एकता स्थापित करना था, राजनीतिक चेतना बढ़ाना था, प्रशासनिक सुधारों की मांग करना, ब्रिटिश सरकार और जनता के बीच संपर्क बनाना, यानी कि प्रमोट यूनिटी अमंग इंडियंस, क्रिएट पॉलिटिकल अवेयरनेस, डिमांड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पीपल। ठीक है, ये बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन, आने लायक क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूँ, आप पढ़ के चले जाना।
फिर बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के वैज्ञानिक विचारों पर प्रकाश डालिए। तो नेहरू ने वैज्ञानिक सोच और औद्योगिकरण पर बल दिया था। वैज्ञानिक अनुसंधानों संस्थानों की स्थापना उन्होंने करवाई थी। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया था। विज्ञान को राष्ट्र निर्माण का आधार माना था। यानी कि नेहरू एम्फसाइज्ड साइंटिफिक टेम्पर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्टेबलाइज्ड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, प्रमोटेड मॉडर्न एजुकेशन, कंसिडर्ड साइंस एज बेस ऑफ नेशन डेवलपमेंट। ये मतलब मैं इंग्लिश मेरी थोड़ी सी बेकार सी है, तो आप मतलब इसको एडजस्ट कर सकते हो। राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य और विकास के क्या कारण थे? व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मूवमेंट? तो इसका आंसर है कि स्वतंत्रता प्राप्त करना, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का विरोध, सामाजिक सुधार, राष्ट्रवाद की भावना का विकास यानी कि टू गेन इंडिपेंडेंस, ओपोज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल रिफॉर्म्स, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही तड़कता भड़कता आता हुआ कि क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण पर टिप्पणी कीजिए। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर के अंदर बहुत बहुत आने की पूरी संभावना है। राइट एंड नोट ऑन द फर्स्ट फेज ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, पहला चरण 1905 से 1917 माना जाता है। और ये राजस्थान की बात नहीं हो रही, इंडिया की बात हो रही है। कहीं आप 10वीं तक जो राजस्थान की बुक चलती थी उसके हिसाब से आप बिजोलिया सत्याग्रह लिख रहे हो यहाँ पे, वो चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी। बंग भंग के कारण के विरोध से शुरुआत इसकी मतलब हुई थी क्रांति की। अनुशीलन समिति व गद्दर पार्टी जैसी संस्थाएं बनी थी। ये भी पूछा जा सकता है कि गद्दर पार्टी कब बनी थी, मतलब गद्दर पार्टी कब बनी थी? तो गद्दर पार्टी बनी थी क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में। फिर आता है कि वासुदेव बलवंतराव फड़के बिस्मिल षड्यंत्री गतिविधियां इन्होंने करी थी और उद्देश्य इसका था सशस्त्र संघर्ष से स्वतंत्रता, यानी कि शस्त्रों के साथ संघर्ष करके ये लोग जो है स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। फिर आता है अपना थोड़ी रिक्त स्थान वगैरह की, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स की अगर बात कर ली जाए तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान किस राज्य के अंदर स्थित है? यानी कि सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन चेन्नई। ठीक है, इसका आंसर है चेन्नई। असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ? पूरी दुनिया जानती है, 1920 से शुरू हुआ। पूरी दुनिया नहीं तो भारत के लोग तो एटलीस्ट जानते ही होंगे। फिर आता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी ऑफ इंडिया भी इसको कहीं कहीं पर कह दिया जाता है। फिर आता है चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ? 1917 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला भी मतलब इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन से अगर आप इनको कर लोगे तो कुछ आपका बिगड़ नहीं जाएगा इतनी सी देर में। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 के अंदर। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है तो आने की पूरी संभावना है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये भी 2 बार आ चुका है, मतलब एक बार अब आगे आएगा जब आपको क्लास के अंदर देखोगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बैनर्जी थे। WC का आपको फुल फॉर्म जानने की कोई जरूरत नहीं है, इतना आप मतलब अब नहीं हुए होशियार, ये तो नहीं आ सकता, खैर संभावना नहीं है इसके आने की, लेकिन फिर भी आप मतलब पढ़ना तो पूरी आपको PDF ही है। खैर, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? बेंगलुरु के अंदर की गई थी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? वो भी आपको बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? यानी कि व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिश्ड? तो 1956 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बना था? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। फिर प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विश्व जो भी है ये लिखा हुआ आप पढ़ लेना। पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। किस राज्य से ये लागू हुई थी? राजस्थान से। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ये राज्य का नाम पूछेगा राजस्थान का, या किसने की थी, और इस या फिर इस मतलब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्का मतलब आएगा ही आएगा पेपर के अंदर, देख लेना चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद को स्पष्ट कर लीजिए, यानी कि एक्सप्लेन नेहरूज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो इसका मतलब आप बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। नेहरू का समाजवाद लोकतंत्र व समानता पर आधारित था। इसमें राज्य प्रमुख उद्योगों का नियंत्रण रखे तथा समाज में आर्थिक व सामाजिक न्याय स्थापित हो। नेहरू सोशलिज्म वाज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। मेजर इंडस्ट्रीज शुड बी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट ऑफ द वेलफेयर एंड ऑफ द पीपल। फिर आता है क्वेश्चन बॉम्बे प्लान से अब क्या समझते हैं? आने लायक क्वेश्चन अपन इसको कह सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉम्बे प्लान? तो 1944-45 में प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा बनाया गया था आर्थिक विकास का खाका, जिसमें योजनाबद्ध विकास व मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा दी गई थी। और यहाँ पे नीचे इंग्लिश के अंदर भी लिखा हुआ है, या पढ़ सकते हो। डेट्स वगैरह आप इसकी याद रख लेना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। योजना आयोग का गठन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं मतलब जितने क्वेश्चन पर स्टार लगाना हो ना, अगर आप वो भी क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हो ना तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इसकी चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ।
तो उसके 4 ये पॉइंट्स है, जिन्हें राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण करना, संसाधनों का उचित उपयोग, समग्र आर्थिक विकास, गरीबी व बेरोजगारी को कम करना। फिर आता है साइमन कमीशन वाला क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पिछले क्लास के अंदर करवाया था। धर्मनिरपेक्षता भी आपका उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीयों ने इसका विरोध किया, क्यों किया था, क्योंकि इसमें कोई भी एक तो भारतीय सदस्य शामिल नहीं था और काली झंडी दिखाकर भारतीयों ने विरोध किया था इसका। और ये कब भारत के अंदर कब आया था उसका भी आपको इसको आंसर देना है मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के। यह भारत के भविष्य का निर्धारण करने आया था, मतलब कि भारत के लोग इसके अंदर शामिल नहीं है और भारत के ये लोग भविष्य का निर्धारण करेंगे, इसलिए इनको जो है मतलब अपोज किया गया था। इट वॉज अपोज्ड बिकॉज देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन एंड इट केम टू डिसाइड इंडियाज फ्यूचर विदाउट इंडियंस, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है। फिर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सभी धर्मों को समान रूप से समान होना चाहिए, राज्य का किसी भी धर्म से न जुड़ना होना चाहिए, यानी कि राज्य जो है किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में निर्धारित जो है नहीं करेगा। ये 8वीं क्लास से ये परिभाषा चलती हुई आ रही है SST के अंदर, आपको इतनी तो पता होनी चाहिए। यानी कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स एंड नो रिलीजन शुड बी अडोप्टेड और प्रमोटेड बाय द स्टेट। ये मतलब इंपॉर्टेंट परिभाषा है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के उद्देश्य लिखिए। 4 उद्देश्य आप लिख सकते हो। ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना, औद्योगिक विकास में सहायता, वैज्ञानिक तथा तकनीक की प्रगति और विदेशी ऊर्जा पर निर्भरता कम करना। यानी कि अपने वैसे देखा जाए तो इंडिया विदेश पर ज़्यादा निर्भर है, कोई भी चीज़ जो विदेश से ये लोग मंगवा लेते हैं, तो उसकी निर्भरता को कम करने के लिए बेसिकली परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम को लागू किया गया था। 5 वर्षीय योजना के 3 उद्देश्यों को लिखिए। तो ये मतलब उद्देश्य जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ भी 5 वर्षीय योजना के ऊपर जितने क्वेश्चन है ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जो भी आप मतलब करके जाओ वो आप करके जा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औद्योगिकरण का विकास, भारी उद्योगों को बढ़ाना और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ये बेसिकली इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील सिद्धांत किसने दिए थे। हम किसी 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। किसने दिए थे, भारत के नेहरू व चीन के चाउ इन लाई। अगेन 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पेपर के अंदर आने लायक है। यानी कि किन 2 सिद्धांतों के नाम, ये तो खैर पहले नहीं है, लेकिन ये चाउ इन लाई और नेहरू का ये जो है ना नाम आ चुका है पहले भी ये क्वेश्चन, अगर आपने पिछली क्लास को अगर ढंग से देखा होगा तो। 2 सिद्धांत कौन कौन से थे कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, आपसे हस्तक्षेप न करना। एंड यहाँ पे इंग्लिश के अंदर भी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के क्या कार्य हैं। कार्य भी आप लिख सकते हो। विद्यालयों को अनुदान देना, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और वह अनुसंधान व विकास को बढ़ाना, ये जो 3 इसके कार्य हैं। स्वतंत्रता के समय देश में कौन कौन सी समस्याएं थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आने लायक। विभाजन और शरणार्थी समस्या, आर्थिक पिछड़ापन व बेरोजगारी, सांप्रदायिक दंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी चाहिए। भारत में 5 वर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। भाई कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, पिछली साल मैंने शायद पिछली क्लास के अंदर भी आपको बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लो इसे। एंड यहाँ पे इंग्लिश के अंदर भी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। पिछली क्लास में शायद मैं इंग्लिश वाली स्लाइड डालनी भूल गया था, इस बार मैं वो ले आया। पंचशील सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये भी मतलब आप इसको कह सकते हो थोड़ा बहुत आने लायक, ज़्यादा आने लायक नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है आने को तो आ भी जाए, कुछ भरोसा नहीं है इस चीज़ का। तो ये मतलब जो भी है ये पढ़ सकते हो आप। और यहाँ पे इंग्लिश के अंदर भी है जो ना पूरा का पूरा इसको लिखा हुआ है। फिर आता है असंलग्नता क्या है, टिप्पणी कीजिए। असंलग्नता विदेश नीति है जिसमें कोई देश किसी बड़े सैन्य या राजनीतिक गुट में शामिल होने से बचता है और अपनी स्वतंत्र नीति अपनाता है। अगर आप ChatGPT से इसका आंसर देखोगे तो वो कुछ मतलब साधु संत बनाना और ऐसा कुछ फालतू आंसर बताएगा, लेकिन यही है इसका एक्चुअल आंसर है, क्योंकि साधु संत बनने से, देश को छोड़ देने से, इससे मतलब इसका क्या रिलेशन है, मतलब अपनी किताब का आज़ादी के बाद की बात हो रही है ना, तो इसमें मतलब यही परिभाषा इसकी फिट बैठती है। मैंने AI से भी निकलवा ली थी तो वो मतलब उसने कुछ अलग ही निकाली थी। फिर आता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसकी कल्पना है। इसका आंसर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ये जो है ना मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। एंड अपनी PPT जो है फाइनली खत्म हो चुकी है। एंड अपने इतने ही क्वेश्चन थे आज के। कल मैं सुबह 6:30 बजे जो है ना मतलब वीडियो डालूंगा एक, उस वीडियो का आप देख लेना। उसके अंदर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने लायक क्वेश्चन होंगे ना, पेपर में आने लायक क्वेश्चन हो गए ना, वो कल सुबह 6 बजे आपको बताए जाएंगे। तो आप ज़रूर से ज़रूर अपनी इस वीडियो को देख लेना कल सुबह 6 बजे आकर। मैं डालने को पहले भी डाल सकता हूँ, लेकिन जब सारे लोग सुबह सुबह वीडियो डाल रहे हैं तो मैं क्यों जल्दी डालूँ भैया, है ना, मतलब वाली बात थोड़ी है ये कोई। तो आप ज़रूर आ जाना कल सुबह 6 बजे। एंड अभी अपने इस वीडियो को जो है ना एंड कर देते हैं। मिलते हैं कल जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।